तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी कैसी कहानी है। ये कहानियां, ये तमाम घटनाएं हम अक्सर सुनते हैं। कई चीज़ें हम लोगों के जहन में आती हैं। हर बार कुछ विभस्त चेहरा आता है। अच्छा, इस विभस्त चेहरे से अगर उससे कम कोई विभस्त घटना हो तो हम तवज्जो भी नहीं देते। यानी एक दूसरी घटना को तवज्जो देना हो तो पहली घटना से बड़ी घटना हो तो ही हम तवज्जो देते हैं। कड़वा है लेकिन ये सच है। तो आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी शायद हम लोगों के जहन तक पहुंची तो नहीं, कई जगह इसको दबा दिया गया, लेकिन वास्तव में ये घटना इतनी विभस्त है कि एक बार अगर आप दिल से सुनेंगे और दिल से समझेंगे तो शायद आपकी आंखों में आज आंसू आ जाएंगे कि ये दुनिया कितनी बदल चुकी है। और दुनिया की तो बात छोड़िए, जिस भारत देश के, जिस हिंदुस्तान के लोग सच्चाई, ईमानदारी और अच्छेपन की एक तरह से मिसालें देते थे, आज वहाँ के लोग कहाँ पहुँच गए और कैसे खड़े। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं और इस कहानी की शुरुआत होती है उड़ीसा से। उड़ीसा में एक ज़िला लगता है कालाहांडी ज़िला, और इसी कालाहांडी ज़िले में एक परिवार रहा करता था, बेहद गरीब परिवार में पैसे नहीं थे। जो घर के मुखिया थे वो भी पैसे को लेकर काफ़ी परेशान रहते थे। बाकी परिवार के और लोग भी बीमार रहते थे, कोई कमाने वाला नहीं था। इसी परिवार में एक 17 साल की लड़की थी, काफ़ी नेक, काफ़ी समझदार, परिवार के लिए खड़ी होने वाली। उसका एक सपना था कि अपने माँ बाप के लिए कुछ करे। जब 15-16 साल की हुई और उसने अपने परिवार की स्थिति देखी कि घर की स्थिति गड़बड़ है, परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, माँ बाप अब बूढ़े हो रहे हैं, उनकी दवा कैसी कराई जाए, बाकी भाई बहनों की परवरिश कैसे हो। तो फिर ये 17 साल की लड़की सोचती है कि क्यों ना मैं ही नौकरी करने जाऊँ, कहीं कुछ जाऊँ, कमाऊँ, कमा के अपने घर की रोजी रोटी चलाऊँ। अब इस अच्छे सोच के साथ ये 17 साल की लड़की अपने घर से आगे निकलती है, नौकरी की तलाश करती है। संजोग से अलग अलग जगहों पे इसने नौकरी करने की कोशिश की और अंत में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इसको एक नौकरी मिल जाती है। नौकरी भी बेहद अच्छी थी। एक सरकारी कर्मचारी था, उसके घर पे कुछ पालतू कुत्ते थे और इसका काम था कि उन पालतू कुत्तों को टाइम पे खाना देना, टाइम पे टहलाने लेके जाना, अगर कुछ गंदगी कर दें तो उनको साफ़ करना। और इसके बदले में एक घर मिला था खाने को, जो कुछ घर वाले खाते वही ये लड़की भी खाती। पैसे भी मिलते, तो रहना खाना फ्री था, तो जो भी पैसे थे वो बचत थे, तो उन पैसों को ये अपने घर पे भेज देती। अब लड़की ने जब ये नौकरी देखी तो उसे अच्छा लगा। वो अपने घर उड़ीसा से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आती है और आने के बाद नौकरी करने लगती है। घर वाले भी खुश थे कि बहुत अच्छी फैमिली मिली है नौकरी करने के लिए, बिटिया को कोई दिक्कत नहीं है। वक्त के साथ साथ जो लड़की थी उससे विशाखापट्टनम में ढल गई, दिन भर अपने काम में बिजी रहती। अच्छा, कुत्तों को हमेशा तो खाना देना था नहीं, सुबह देना था, शाम को देना था, दोपहर को देना था, बाकी वक्त ये फ्री रहती। तो कभी कभार ये इधर उधर घूमने भी निकल जाती। और इसी घूमने के दौरान इस लड़की की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम था इमरान। इमरान मूल रूप से झारखंड का था और इसी विशाखापट्टनम में आके नौकरी मजदूरी करता था। अब इमरान भी लगभग 22-24 साल का एक लड़का। जब इस लड़की से मुलाकात हुई तो दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ गई, नज़दीकी बढ़ने लगी, दोनों के बीच प्यार हो गया। अब एक दूसरे के साथ ये लोग जीने मरने की कस्में खाने लगे, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने के लिए परेशान रहने लगे, एक दूसरे के साथ अब शादी करने का भी फैसला किया। तमाम चीज़ें चलती रही, वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ा। और इसी दौरान अभी 17 दिसंबर की बात है। 17 दिसंबर को इमरान का जन्मदिन आता है। अब इस लड़की को भी पता था कि 17 तारीख को इमरान यानी उसकी बॉयफ्रेंड का जन्मदिन है। लड़की अपने हिसाब से तैयारी करती है। तैयारी करने के दौरान इसने जो कुछ पैसे बचाए थे उससे एक गिफ्ट खरीदती है। उस गिफ्ट को अपने साथ लेती है। लेने के बाद इंतज़ार करती है कि 17 तारीख आए तो मैं अपने बॉयफ्रेंड को ये गिफ्ट दूँ। इत्तेफाक से 17 तारीख भी आती है। आने के बाद ये अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि आज मेरे जो मालिक हैं, यानी जिनके घर में काम करती हूँ, वो घर पे है नहीं, तो अगर आज तुम चाहो तो मैं तुमसे मिलने आना चाहती हूँ और तुम्हें एक गिफ्ट देना है मुझे। अब इमरान जब ये बात सुनता है तो सुनने के बाद खुश होता है, कहता है कि एक काम करो, आर के बीच पे आ जाओ। अब लड़की अपने गिफ्ट वगैरह को लेती है, उसके बाद आर के बीच जाती है। जाने के बाद आर के बीच पे अपने बॉयफ्रेंड इमरान से मिलती है। मिलने के बाद उसे गिफ्ट देती है। उसके बाद इमरान उससे कहता है कि आज मेरा जन्मदिन है और आज मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ, और आज मेरा जन्मदिन है तो प्लीज़ तुम मना मत करना। अब लड़की जब ये बात सुनती है और बॉयफ्रेंड का जन्मदिन, उसने कहा कि ठीक है, बताओ कहाँ चलना है।
इमरान जब देखता है कि लड़की ने हाँ कर दिया तो उस लड़की को अपने साथ लेके एक लॉज में जाता है जहाँ पे सिर्फ लड़के रहा करते थे। अब लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ उस लॉज में जाती है। जाने के बाद इमरान कुछ देर तो बातचीत करता है। उसके बाद इस लड़की से जिद करता है कि मुझे तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशन बनाना है। अब लड़की जब ये बात सुनती है, सुनने के बाद एक तरह से सन्न रह जाती है, क्योंकि इससे पहले न इस बारे में उसे कोई जानकारी थी, न ही उसे कभी इमरान ने ऐसी बात बोली थी। अब लगातार इमरान जन्मदिन का हवाला देता रहा, कहता रहा कि मुझे बनाना है, मुझे तुम्हारे साथ सेक्स करना है। कुछ देर तक लड़की कुछ समझती बूझती इससे पहले ही जो इमरान है उसके ऊपर हावी होने लगता है। और जब लड़की ये तमाम चीज़ें देखती है तो उसे लगता है कि शायद उस कमरे में आके उसने गलती कर दी। अब लड़की अपना बीच बचाव करती है, बचने की कोशिश करने लगती है, इमरान को धक्का देने की कोशिश करती है। लेकिन इसी दौरान इमरान का एक और दोस्त शोएब ये भी आ जाता है। शोएब आता है, इमरान पहले से था। दोनों इस लड़की के ऊपर काबू पाते हैं और बारी बारी से इमरान और शोएब उस लड़की के साथ गैंग रेप करते हैं। अब यह सिलसिला घंटों तक चला। कभी शोएब रेप करता, कभी इमरान बाहर पहरे देता, कभी इमरान रेप करता, कभी शोएब पहरे देता। अब एक लड़की जो अपने बॉयफ्रेंड के लिए एक एक पैसे इकट्ठा करके उसको गिफ्ट देने के लिए कुछ सामान खरीदी थी, जब वही लड़का उसके साथ ऐसा कर रहा तो अब लड़की पूरी तरह टूट जाती है। टूटने के बाद जब इन दोनों का मन भरता है तो मन भरने के बाद दोनों इस लड़की को बाहर लेके आते हैं। आने के बाद एक जगह पे छोड़ते हैं, साथ ही कहते हैं कि किसी से कुछ कहना मत। अब लड़की बेचारी कहे तो कहे किससे, बुरी तरह टूटती है। टूटने के बाद अपने कमरे पे आती है। आने के बाद रात भर चुपचाप एक टक दीवार को निहारती रहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने ऐसा किया मेरे साथ और शायद अब मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं बचा। पूरी रात ये सोचती रहती है अपनी ज़िंदगी का इसे कोई मकसद जब नहीं मिला और इसे लगा कि अब इसका सब कुछ ख़त्म हो गया, तो फिर इसके जहन में आया कि क्यों ना अब अपनी जान ही दे दी जाए। इसके बाद ये लड़की एक बीच पे जाती है, वहाँ पे सुसाइड करने कि दरिया में कूद जाऊंगी और अपना देह त्याग कर दूंगी। अब लड़की जब उस बीच पे जाती है तो जाने के दौरान अब जैसे ही जंप करती है तो वहाँ आसपास कई लोग मौजूद थे, खासकर ऐसे लोग जो बीच पे धंधे करते थे, जैसे कोई भुट्टा वगैरह भूनता हो, कोई फोटोग्राफर हो। तो ऐसे ही एक फोटोग्राफर था जिसका नाम था राजू। राजू भी इस लड़की को देखता है कि राजू ये लड़की जो है पानी में कूद रही है, अपनी जान देने की कोशिश कर रही है। फ़ौरन ये अपने कैमरे वगैरह को वहाँ रखता है। रखने के बाद भाग के जाता है, उस लड़की को दरिया से बाहर निकालता है। निकालने के बाद इससे पूछता है कि क्या हुआ। अब ये बेचारी बुरी तरह रोने लगती है। इसके साथ जो कुछ हुआ वो बताने लगती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने, उसके एक दोस्त ने मेरे साथ रेप किया। अब राजू जब ये बात सुनता है तो सुनने के बाद उस लड़की का हाथ पकड़ता है और कहता है कि किसी अपराधी के लिए और किसी रेपिस्ट के लिए, किसी बुरे शख्स के लिए तुम अपनी ज़िंदगी क्यों ख़त्म करोगी। तुम्हारी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकती हो। तुम इस लड़ाई को लड़ो, तुम उस लड़के को सज़ा दिलवाओ और पूरी दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी है। दो लड़के अगर गलत निकल गए तो तुम अपनी ज़िंदगी ख़त्म करोगी, और अगर ज़िंदगी ख़त्म भी कर लोगी तो उससे उन लड़कों का क्या नुकसान। अब इस लड़की ने जब ये बात सुनी तो उसे भी लगा कि हाँ, बात तो ठीक है। अगर मैं अपने आप को ख़त्म करती हूँ, अपने आप को मार लेती हूँ, तो उस लड़के का क्या नुकसान है, यानी इमरान और शोएब का। वो दोनों तो अपनी ज़िंदगी में मस्त। इसके बाद इस लड़की ने फैसला किया कि शायद अब उसे लड़ना चाहिए। उसने राजू से पूछा कैसे, तो फिर राजू ने कहा कि काम करो, तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे हॉस्टल में आराम से रहो, अपने आप को संभालो, फिर जब ठीक हो जाना तो फिर हम लोग पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहाँ पे कंप्लेन दर्ज करवाएंगे, उन दोनों को सज़ा दिलवाएंगे। लड़की को भी लगा कि बात तो ठीक है, अब जान देने से अच्छा किसी को सज़ा ही दिलवाई जाए। पहली बार उस लड़की के अंदर हिम्मत जगती है और जगने के बाद ये लड़की राजू के साथ उसके हॉस्टल जाती है। जाने के बाद बैठाया जाता है, लड़की को पानी वगैरह दिया जाता है, लड़की पानी पीती है। पीने के बाद इससे पहले कि लड़की फिर से कुछ समझ पाती है, राजू कमरे के दरवाजे को फिर से बंद करता है। बंद करने के बाद अब लड़की पूछती है कि ये सब क्या है, लेकिन अब लड़की कुछ समझ पाती, कुछ कह पाती। अचानक से राजू उस लड़की को फिर से बिस्तर पे गिराता है और उसके कपड़ों को उसके मुंह पे ठूंस देता है, और राजू भी उस लड़की के साथ फिर से गैंग रेप करता है। और जब इस लड़की के साथ रेप करता है तो इसी दौरान उसने अपने कुछ दोस्तों को, जिसमें से एक का नाम है नागेंद्र, एक का नाम है गोपी, हरीश, श्रीनु, अशोक, नरेश, थम्बे, प्रवीण और ईश्वर, टोटल 11 लोगों को ये लोग बुला लेते हैं।
इसके बाद बारी बारी से इस लड़की के साथ रेप किया जाता है। राजू कमरे में लेके आता है, नागेंद्र, गोपी, हरीश, बाकी ये तमाम लोग उस लड़की के साथ रेप करते हैं। अभी 11 लोग और 2 लोग पहले भी रेप कर चुके थे। एक 17 साल की लड़की के साथ जब 11 लोग लगातार रेप करते रहे तो लड़की की हालत इतनी नाजुक हो गई, उसके प्राइवेट पार्ट्स में इतनी चोटें लगी कि उसके प्राइवेट पार्ट्स से लगातार ब्लीडिंग होती रही। कान वान से भी उसके कट लग गया और वहाँ से भी ब्लीडिंग होने लगी। लगातार दर्द से तड़पती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही। लेकिन ना ही इन लड़कों के, इन हैवानों के, इन दरिंदों के मन में थोड़ी सी भी तरस आया, ना ही शर्म आई। टोटल 2 से 3 दिनों तक इन 11 लोगों ने 26 बार इस लड़की के साथ गैंगरेप किया। यानी बॉयफ्रेंड यानी इमरान और शोएब ने पहले किया था, बाकी इन 11 लड़कों ने बाद में किया। करते करते लगभग जब 2-3 दिन गुजर गए और लड़की की हालत एकदम नाजुक हो गई, पूरे बिस्तर पे खून फैल गया, बुरी तरीके से लड़की इंजर्ड हो गई और शायद अब इन लोगों को जब लगने लगा कि लड़की अब नहीं बचेगी, तब इन लोगों में से एक लड़की का सीना, कलेजा जो भी कहें, पसीजने के बाद इस लड़की को लेके बाहर आते हैं। आने के बाद इसको 200 रुपये देते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब लड़की के हाथ में सिर्फ 200 रुपये, 26 बार गैंगरेप का दर्द और अलग अलग जगहों पे जो लूटी खसोटी गई वो दर्द अलग से। ना कोई साथी, ना कोई संगत, ना किसी का सपोर्ट, करे क्या। लड़की टूटती है, टूटने के बाद बुरी तरीके से इधर उधर भटकती रहती है, कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगूँ। लेकिन शायद पूरे विशाखापट्टनम में उसे कहीं से कोई मदद की उम्मीद नहीं दिखती। इधर जब लड़की 17 तारीख से गायब हुई थी, जब अपने बॉयफ्रेंड के बर्थडे पे गई थी, तब से ये मिली नहीं और माँ बाप से भी इसका कनेक्शन जब टूट गया तो उड़ीसा के रहने वाले इनके माँ बाप ने अपनी बिटिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। खोजना शुरू किया था कि मेरी बिटिया कहाँ गायब है। इधर जब लड़की लगातार परेशान होती रही तो इसने भी सोचा कि अब विशाखापट्टनम में शायद रहना सही नहीं है, तो अपने घर यानी उड़ीसा में रहना शुरू करती है। आंध्र प्रदेश से वो एक ट्रेन पे बैठती है, बैठने के बाद उड़ीसा आती है। आने के बाद बुरी तरीके से इंजर्ड, कपड़े पूरे खून से लथपथ, जैसे तैसे करके अपने गांव पहुंचती है। पहुंचने के बाद जब माँ बाप अपनी बिटिया की हालत देखते हैं तो देखने के बाद माँ बाप का कलेजा फट जाता है। फ़ौरन उसको लेके हॉस्पिटल जाते हैं। जाने के बाद जब डॉक्टर ने देखा तो देखने के बाद वो भी एक तरह से सन्न रह गए, क्योंकि 17 साल की मासूम के साथ ऐसी दरिंदगी हुई थी कि शायद डॉक्टरों ने भी अपनी कैरियर में ऐसा कुछ नहीं देखा था। जिस हिसाब से उसका प्राइवेट पार्ट डैमेज था, जिस हिसाब से वो तमाम चीज़ें हुई थी। ये तमाम चीज़ें होने के बाद लड़की को पहले मेडिकल कराया गया, उसके बाद उसका इलाज कराया गया। जब लड़की कुछ सुध-बुध में आई, कुछ बोलने लायक हुई, तब लड़की ने जब बयान दिया तो बयान सुनने के बाद जो उड़ीसा पुलिस है उसने विशाखापट्टनम पुलिस को इत्तला किया। फिर जब तलाश शुरू हुई तो अभी 2 जनवरी तक टोटली 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया और लड़की का जब मेडिकल कराया गया तो पता चला कि हाँ, इस लड़की के साथ ये तमाम चीज़ें हुई हैं। तो आप सोच के देखिए कि एक 17 साल की लड़की को 2 लड़कों ने रेप किया, उसके बाद जब वो जान देने जाती है तो 11 लड़के और मिलते हैं, वो भी इस कदर रेप करते हैं। तो शायद हमारे हिंदुस्तान की, हमारे भारत देश की जो खूबसूरती रही है, अब शायद लगता नहीं कुछ चीज़ें बची हैं। अब इस घटना को मैंने इसलिए सुनाया ताकि इस घटना को थोड़ी सी तवज्जो मिले, आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि इस बिटिया को इंसाफ मिले। नहीं तो कुछ दिनों बाद ये फाइलों में दब जाएगा, क्योंकि गरीब और कमज़ोर हमेशा ही दबते हैं। तो फिलहाल ये थी पूरी सच्ची कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।